मैं डॉक्टर आई.पी. दिनकर आज समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत एकल अध्ययन पद्धति का महत्व पर प्रकाश डालूंगा। जैसे कि हम लोगों ने पिछले समय देखा था कि एकल अध्ययन पद्धति किसे कहते हैं, एकल अध्ययन पद्धति क्या है, इनके विशेषताएं क्या क्या हैं और इनके अध्ययन के लिए प्रमुख यंत्र कौन कौन से हैं। अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से सुना होगा, अध्ययन किया होगा, तो एकल अध्ययन पद्धति का बहुत सारे महत्व अपने आप समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं यहाँ पे एकल अध्ययन पद्धति का महत्व को विस्तृत रूप से बताना चाहूँगा। सामाजिक अनुसंधान की अनेक पद्धति हैं, कोई एक पद्धति नहीं है। सामाजिक अनुसंधान की अनेक पद्धतियां हैं। इन सब में एकल अध्ययन पद्धति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसका कारण क्या है? आखिर इस पद्धति ही इतना सर्वोपरि है अनुसंधान के क्षेत्र में। इसका कारण क्या है कि इसमें इकाई का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, साथ ही सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन भी एकल पद्धति के द्वारा किया जाता है। इस पद्धति के माध्यम से जटिल जीवन के ऐतिहासिक अध्ययन का प्रयास किया जाता है। इसलिए सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में इस अध्ययन पद्धति को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अन्य पद्धतियों से ये पद्धति अधिक महत्व है। उसके महत्व के क्या कारण है, या फिर एकल अध्ययन पद्धति की महत्व इस प्रकार से है। पहला, सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन। इस पद्धति के द्वारा किसी भी इकाई का अध्ययन करते हैं, किसी भी संस्था का, समुदाय का जब अध्ययन करते हैं तो उसका आधा अधूरा अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि छोटे से छोटे, सूक्ष्म से सूक्ष्म और उसके गहन अध्ययन करते हैं। एक विशेषता इसके यह भी है कि इसके माध्यम से किसी समस्या का हम सूक्ष्म अध्ययन तो करते हैं, क्योंकि इसमें प्रतिदिन इकाइयों का चुनाव लंबे समय तक के लिए किया जाता है। जिस इकाई का हम चुनाव कर लिए हैं उसमें सूक्ष्मता के साथ जब अध्ययन होती है, उसकी गहन अध्ययन होती है, तभी इस पद्धति का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। दूसरा है उपकल्पनाओं का स्रोत। जब हम इस पद्धति के द्वारा प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन करते हैं, इस अध्ययन के बाद साधारण से साधारणीकरण किया जाता है, अर्थात सरल से सरलता की ओर आगे बढ़ते हैं और उसके वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इन्हीं जो निष्कर्ष निकलता है, इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर उपकल्पनाओं का जन्म होता है। मैं यहाँ पे थोड़े से बतलाना चाहूंगा कि उपकल्पना है क्या। उपकल्पना किसी अनुसंधान कार्य को करने के पूर्व बनाई गई एक काल्पनिक विधि है, जिसे हम उपकल्पना के नाम से जानते हैं। तो उपकल्पना का स्रोत अगर कोई है तो ये पद्धति है, और इसी कारण से इस पद्धति का महत्व और बढ़ जाता है। तीसरा जो है एकल अध्ययन पद्धति के महत्व के रूप में विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन। इस पद्धति के महत्व इसलिए भी है कि इसमें प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन सूक्ष्मता के साथ और गहनता के साथ किया जाता है। इकाइयों के कोई एक पहलू नहीं, इनके अनेक पहलू होते हैं। जैसे कि
पारिवारिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक इत्यादि। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में इकाइयों के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण प्रलेखों का साधन। यह पद्धति ऐसी पद्धति है जो महत्वपूर्ण दस्तावेज का निर्माण करने में सहायता करती है। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति महत्वपूर्ण प्रलेखों का साधन है। इस पद्धति के द्वारा, एकल अध्ययन पद्धति के द्वारा जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उसको अच्छे से संकलित करके रखा जाता है, जो अनुसंधान में काफी योगदान देता है। और नेक्स्ट है इकाइयों का वर्गीकरण। जब यहाँ पे महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राप्त हो जाते हैं, उसके पश्चात उसमें से जो आंकड़े निकाले जाते हैं, जानकारी लिए जाते हैं, उसको अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता है। जो इकाई से संबंधित जो तथ्य है उनको उसी तथ्य में, उसी वर्गीकरण में, और दूसरे प्रकार के जो तथ्य हैं उसके दूसरे प्रकार के इकाई में रखा जाता है। और इस प्रकार से अलग अलग गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि विभिन्न प्रकार की इकाइयों को अलग वर्गों में बांटने में सहायता मिलती है, और इस बांटे हुए इकाइयों को हम अच्छे से प्रत्येक इकाई का विश्लेषण कर सकते हैं। छठवां पॉइंट है विरोधी इकाइयों का ज्ञान। कुछ इकाइयां ऐसी भी होती हैं जो उपकल्पनाओं के विपरीत होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो हम अध्ययन करना चाहते हैं, जिस प्रकार की हम इकाइयों का निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, उसके कुछ इकाई विरोधी भी होते हैं, अलग स्वरूप रखने वाले होते हैं, उसके अलग प्रकार के विचार भी होते हैं। तो हम विरोधी उनके जो स्वरूप हैं उसको भी यहाँ पे उस ढंग से बता रहे हैं कि उपकल्पना के विपरीत नहीं होते। एकल अध्ययन पद्धति की नेक्स्ट जो महत्व है वह है अध्ययन की समस्त विधियों का प्रयोग। इस पद्धति में अध्ययन की समस्त विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये पहलू इतने विविध होते हैं कि इनका अध्ययन करने के लिए अलग अलग प्रकार के विधियों को अपनाया जाता है। इसलिए मनुष्य के ज्ञान और अनुभव के क्षेत्र में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का अध्ययन। व्यक्तित्व ही मनुष्य में सब कुछ होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति में गुणों का ज़्यादा से ज़्यादा समावेश होगा वह व्यक्ति व्यक्तित्व के रूप में धनी कहलाता है। व्यक्ति की रंग रूप सुंदरता को नहीं देखते, बल्कि उसके गुणों का समावेश के आधार पर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व का आंकलन किया जाता है। इस प्रकार एकल अध्ययन पद्धति में व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है अनुभवों का विस्तृत अध्ययन। इस पद्धति के द्वारा समस्या का गहराई से सूक्ष्मता के साथ अध्ययन किया जाता है। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम यह होता है कि अनुसंधानकर्ता के अनुभवों में वृद्धि होती है। जब अनुसंधानकर्ता बार बार इस प्रकार के अनुसंधान कार्य करते हैं तो उसके अनुभव बढ़ते जाता है और उन्हें अनुसंधान कार्य में सहयोग मिलता है। नेक्स्ट है सांख्यिकी अध्ययन। इस अध्ययन पद्धति के द्वारा सांख्यिकी अध्ययन की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। मतलब आपको ये यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा, बतलाना चाहूँगा कि इस पद्धति के द्वारा सांख्यिकी अध्ययन भले ही नहीं किया जाता,
इसके आधार पे कौन सा अध्ययन किया जाता है? गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। लेकिन गुणात्मक अध्ययन के द्वारा ही सांख्यिकी अध्ययन का नींव रखा जाता है, रूपरेखा को प्रस्तुत किया जाता है। इस पद्धति में पहले व्यक्तिगत आधार पर अध्ययन किया जाता है और इसके माध्यम से भविष्य में सांख्यिकी अध्ययन की रूपरेखा किस प्रकार की होगी उसको भी प्रस्तुत किया जाता है। और नेक्स्ट है सामग्री की संपूर्णता। किसी प्रकार की अध्ययन की मौलिक विशेषता उसके द्वारा प्राप्त सामग्री की संपूर्णता में है। अन्य विधियों से जो सामग्री संकलित की जाती है उसमें पूर्णता का अभाव होता है, क्योंकि उसका विषय क्षेत्र अलग अलग होता है, तो कुछ तथ्य जो है रह जाते हैं, छूट जाते हैं। लेकिन इस पद्धति के द्वारा किसी एक इकाई का चुनाव किया जाता है, किसी एक समुदाय का चुनाव किया जाता है, किसी एक जाति का चुनाव किया जाता है, इसलिए उस इकाई का सूक्ष्मता के साथ और बहुत ही गहनता के साथ अध्ययन की जाती है, इसलिए यह पद्धति पूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट है जीवन के प्रभावक कारकों का अध्ययन। मानव जीवन को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में भी देखा जाता है। व्यक्ति अनेक प्रकार के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, उससे संबंधित जो कारक होते हैं उससे भी प्रभावित होते हैं। इस पद्धति में उन प्रभावशाली कारकों का अध्ययन किया जाता है जो जीवन को प्रभावित करते हैं, और ये कारक प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार के कारक प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता हो। तो जो व्यक्ति जिस कारक से प्रभावित होते हैं उनका अध्ययन भी इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है व्यक्ति के बारे में अध्ययन। व्यक्ति का जीवन अत्यंत जटिल है। जटिल मतलब कठिन है, सरल नहीं है। आदिम युग में एक सरल समाज के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज के आधुनिक युग में, आधुनिक समाज में जटिलता की ओर और बढ़ती जा रही है। इसे आसानी से नहीं समझा जा सकता। व्यक्ति की जीवन धारणाएं, भावनाएं, मूल्य दिनों दिन अलग अलग होती जा रही, भिन्नता की ओर बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ये पद्धति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट है ऐतिहासिक ज्ञान। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक स्थितियों की तस्वीर को स्पष्ट करती है, एक रूपरेखा प्रदान करती है, जिसमें हमें भूतकालीन जीवन की जानकारी प्राप्त होती है, और इस भूतकालीन जीवन की जानकारी के द्वारा ही हम वर्तमान में बहुत सारे अनुभवों को सम्मिलित कर सकते हैं और अनुसंधान कार्य को अच्छे से पूर्णता की ओर, संपन्नता की ओर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है परिवर्तन का ज्ञान। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है और परिवर्तन से कोई भी वस्तु अछूता नहीं रहा है। भले यह हो सकता है कि किसी वस्तु में परिवर्तन तीव्र गति से हो और किसी में मंद गति से हो, लेकिन परिवर्तन से कोई समाज, कोई वस्तु अछूता नहीं रह सकता। तो समाज भी परिवर्तनशील है, इसमें उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं। इस पद्धति में भूत और वर्तमान का अध्ययन किया जाता है। भूतकाल में किस प्रकार की घटना घटित हुई थी, इसको आधार मान के करके वर्तमान में भी अध्ययन किया जाता है। इस पद्धति के द्वारा हमें समाज में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में भी ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि अभी हम एक लेटेस्ट उदाहरण के रूप में देख सकते हैं
कि आज जो भयंकर कोरोना से लोग ग्रसित हैं, भयक्रांत हैं, देश विदेश में फैला हुआ है, हम इसकी कल्पना नहीं किए थे। लेकिन ये घटनाएं आज घट चुकी, तो आने वाले समाज इसके लिए भी सतर्क रहेंगे कि अचानक ऐसे विषम परिस्थितियों में कैसे लॉकडाउन किया जा सकता है। और नेक्स्ट है सामान्यीकरण का आधार। इस पद्धति के द्वारा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों और व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, और व्यक्ति के व्यवहार से जो अध्ययन करते हैं, इससे सामान्यीकरण के लिए आधार प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार हम देखें कि एकल अध्ययन पद्धति किसी एक क्षेत्र में, एक छोटे से जगह में, किसी एक व्यक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक समस्याओं के, सामाजिक घटनाओं के संपूर्ण अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस पद्धति का महत्व दिनों दिन बढ़ भी रहा है, और इस प्रकार से एकल अध्ययन पद्धति की महत्व समाप्त। अब दूसरा मैं आप लोगों को जो बतलाने जा रहा हूँ वह है एकल अध्ययन पद्धति की सीमाएं या दोष। जैसे कि आप जानते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से चाहे कोई भी विषय हो, जहाँ गुण है वहीं पे उसकी दोष है। इसके महत्व है तो इसके सीमाएं भी हैं। तो अनेक गुणों के बावजूद इस पद्धति में भी कुछ कमियां रह गई हैं, तो हम यहाँ पे उस पर भी प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो निम्नलिखित कमियां इस पद्धति की हैं। उसमें पहला है दोषपूर्ण जीवन इतिहास। जैसे कि आप देखते हैं कि एकल अध्ययन पद्धति के द्वारा जब किसी व्यक्ति को इकाई मानकर अध्ययन किया जाता है, तो उसके लाइफ हिस्ट्री क्या है, जीवन इतिहास क्या है, उसको आधार के रूप में देखा जाता है। और ये जरूरी नहीं है कि जीवन इतिहास में जो लिखा है वह सब के सब सच है, सत्य है, क्योंकि जीवन इतिहास की घटनाओं को लोग बढ़ा चढ़ाकर, अलंकृत करके और साहित्यिक भाषा में लिखने की कोशिश करते हैं। तो जब अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे स्थिति में अनुसंधान कार्य के लिए वह विषय यथार्थ का अभाव पैदा करती है, सत्यता से दूर रखती है। ये इस पद्धति की महत्वपूर्ण कमियां हैं या मुख्य कमियां हैं। दूसरा है अनुसंधान के निजी अनुभव, पक्षपात पूर्ण व्यवहार से भी सत्य जो है समाप्त हो जाती है। अनुसंधानकर्ता ये समझता है कि मैं बस जानता हूँ, इस इकाई का अध्ययन, इस इकाई का अनुसंधान मैं कर रहा हूँ, अब मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। ऐसा सोचकर अपने अनुभव को भी उसमें जगह दे देता है और पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने लगता है, जो यथार्थता से दूर ले जाती है। और इसमें नेक्स्ट है दोषपूर्ण जीवन इतिहास में कि सूचनादाता अपने आप कहानी कहता है, इसलिए अवैज्ञानिक होता जाता है। बनावटी चीज़ों को कहानी के माध्यम से अनुसंधानकर्ता को बताने की कोशिश करता है। जीवन इतिहास के द्वारा प्राप्त आंकड़े तुलनात्मक नहीं होते हैं, उसमें सत्यता का अभाव होता है। जीवन के समस्त पहलुओं पर प्रकाश न डालकर व्यक्ति उसकी अच्छाई पर ही प्रकाश डालता है, उसके कमियों को छोड़ देता है। इसलिए तथ्य जो आते हैं वो एक तरफा और पक्षपातपूर्ण हो जाते हैं। सूचनादाता लोक मर्यादा, भय और शंका के कारण कई तथ्यों को बताने से हिचकता है, बताना नहीं चाहता। इसलिए भी इसमें बहुत सारे जो तथ्य सामने आना चाहिए, प्रकट होना चाहिए, वह नहीं आ पाता है। इसकी दूसरी जो दोष है वह है दोषपूर्ण तथ्य। इस पद्धति में सभी प्रकार की सामग्री को अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है।
जिससे हम जो तथ्य प्राप्त करते हैं वे भी दोषपूर्ण हो जाते हैं। तीसरा है दोषपूर्ण सामान्यीकरण। जब संकलित तथ्य को दोषपूर्ण होते हैं, जो आप संकलित किए हैं, सूचना इकट्ठित किए हैं, वही अगर दोषपूर्ण है तो उसके द्वारा जो सामान्य नियम बनाए जाएंगे वह दोषपूर्ण होना स्वाभाविक है, उसमें हम वैज्ञानिकता की झलक नहीं देख सकते। और नेक्स्ट है अधिक धन और अधिक समय का अपव्यय। इस पद्धति के द्वारा इकाई का सूक्ष्म और गहराई से अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसमें बहुत समय लगता है। और जब किसी भी अनुसंधान कार्य में समय ज़्यादा लगता है, ज़्यादा दिन लगता है, तो निश्चित रूप से धन के भी बर्बादी होती है, धन भी ज़्यादा खर्चा होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस पद्धति के द्वारा अधिक धन और अधिक समय की बर्बादी होती है, जो इस पद्धति की बहुत बड़ा दोष है। नेक्स्ट है सीमित अध्ययन। इस पद्धति में सूक्ष्म और गहन अध्ययन किया जाता है, किंतु इस प्रकार का अध्ययन कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का ही किया जाता है, इसलिए इस पद्धति के द्वारा सिर्फ सीमित क्षेत्र में ही अध्ययन संभव हो सकता है। बहुत बड़ा अगर विशाल क्षेत्र को लेते हैं तो इस पद्धति के द्वारा अध्ययन करने में बहुत से दिक्कत है। नेक्स्ट है संख्यात्मक अध्ययन असंभव। इस पद्धति के द्वारा सामाजिक अनुसंधान की गुणात्मक पद्धति का अध्ययन किया जाता है। इसमें सामाजिक घटनाओं, मानव व्यवहार का गुणात्मक अध्ययन किया जाता है, इसलिए संख्यात्मक निरीक्षण संभव नहीं है। हम संख्या के आधार पर संख्यात्मक रूप से इसका हम अध्ययन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है पक्षपात की संभावना। इसमें अनुसंधानकर्ता उन्हीं समस्याओं और घटनाओं का अध्ययन करता है जिनका संबंध उसके व्यक्तिगत जीवन से होता है, इसलिए इस संबंध में उसकी पूर्व धारणा कारण पक्षपात की संभावना बनती है। जिससे संबंधित है उसी का अध्ययन करना चाहता है, कोई नवीन चीज़ों को नए जगह में अध्ययन करने से अपने आप को बचाता है। नेक्स्ट है निदर्शन पद्धति का अभाव। इसमें कुछ इकाइयों का अध्ययन होता है, इन इकाइयों का चुनाव अनुसंधानकर्ता मनमाने ढंग से करता है। प्रतिनिधि इकाइयों के चुनाव में निदर्शन पद्धति की उपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट है वैज्ञानिकता का अभाव। ये पद्धति असंगठित, अवैज्ञानिक होती है। अनुसंधानकर्ता पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए मनमाने ढंग से इकाइयों का चुनाव करता है और उससे संबंधित तथ्यों को संकलित करता है। और नेक्स्ट है झूठा आत्मविश्वास। इस पद्धति के द्वारा अनुसंधानकर्ता के मन में झूठे आत्मविश्वास का जन्म होता है। झूठे आत्मविश्वास को वो विकसित करता है, उसे ऐसा विश्वास होता है कि केवल और केवल वही व्यक्ति उस अध्ययन के बारे में संपूर्ण जानकारी रखता है, बाकी किसी को कोई जानकारी ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी तथ्य को उसमें समावेशित कर देता है, जिससे कि सही निष्कर्ष निकालने में बहुत कठिनाइयाँ होती है। इस प्रकार हम इस पद्धति के दोष को देखें। इसके बाद हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं, उपरोक्त व्याख्या के द्वारा, उपरोक्त निरीक्षण के द्वारा, कि इतने सारे गुण और दोष दोनों का मूल्यांकन विस्तृत करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस पद्धति के कुछ दोषों को दूर करके हम सामाजिक अनुसंधान की सर्वोत्तम पद्धति के रूप में स्थापित कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।